तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लो चैन जो होता है वो अपने सभी साथियों को छोड़ने के बाद शिप के अंदर से फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो वो चैन होता है वो आसपास में देखते हुए बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो जो वो चीज़ थी वो आसपास में ही यहाँ पर होनी चाहिए। लास्ट टाइम मुझे फेटल रिबर्थ ग्रास मिली थी, जिसकी मदद से मैंने अपने सेलिंग जो सेक्ट के सभी डिसाइबल जो थे उन्हें फेटल रिबर्थ रियलम के अंदर इंटर करा दिया था। इसीलिए अब मैं यहाँ पर ओवरलोड ग्रास जो है उसे ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं लिंक सेट के सभी डिसाइपल जो है उन्हें ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू कराना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ही वे लोग ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाएगी तो उनकी पावर जो है वो इमोर्टल कैस्टुलेशन फॉर्मेशन जो है उसे इंक्रीज कर पाएगी। वैसे तो हम यहाँ पर जब इस तरह से पिलो की मदद से ब्रेक थ्रू करते हैं तो इनका यहाँ पर कल्टीवेशन जो होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि उन मॉन्क्स का होता है, जो कि यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के अंदर मेहनत कर अपने रियलमों को बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद भी रियलमों का इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि रियलमों की इम्प्रूवमेंट होने से हमें वो पावर मिलती है जो कि नॉर्मली नहीं मिल पाती। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो एक ग्रास के पास में आ जाता है और उस ग्रास को लेते हुए बोलता है कि अगर बात की जाए हज़ारों साल पहले की, तो हज़ारों साल पहले इन ग्रासों को प्राप्त करने के लिए लाइफ एंड डेथ फाइट हुआ करती थी। लेकिन जरा आप देखो तो ये ग्रास जो है वो यहाँ पर इस तरह से पड़ी हुई है, लेकिन कोई भी इन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। और इतना बोलकर लो चैन उन ग्रास को ले रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। जो सुनकर लो चैन भी उस तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की बंधी हुई होती है जो कि लो चैन से बोलती है कि ब्रदर प्लीज़ मेरी मदद करो, एक बुरा इंसान मुझे यहाँ बांध कर चला गया। और अब उस लड़की की बात को सुनने के बाद जो वो चैन होता है वो भी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद वो लड़की भी खुश होती है और लो चैन का शुक्रिया अदा बोलने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि लो चैन उसे ना बचाकर उसके पास में जो ग्रास होती है उसे उखाड़ लेता है। और उस ग्रास को लेने के बाद लो चैन बिना उस लड़की को बचाए वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद वो लड़की चिल्लाते हुए लो चैन से बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम मुझसे चाहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है उसे उस लड़की की कोई भी बात सुनकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखने के बाद वो लड़की जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि आखिर ये इंसान है कौन जो कि बस यहाँ पर जो ये जंगली घास है इन्हें ढूंढने के ऊपर ध्यान दे रहा है। इसे यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की नज़र नहीं आ रही जो कि इससे मदद मांग रही है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वहाँ पर बंधी हुई रस्सियों को तोड़ देती है और वो चैन की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि इस बेवकूफ़ इंसान को लगता है कि सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की एकदम से लुओ चैन के पीछे आ जाती है और लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। और उसकी लड़की की इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन एकदम से उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, जो देखने के बाद वो लड़की इससे पहले कुछ समझ पाती तभी लुओ चैन उसे सामने की तरफ जमीन पर पटक कर देकर मारता है, जिस कारण उस लड़की की कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और वो उठते हुए लुओ चैन से बोलती है कि सच में मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा, क्या तुम नहीं जानते हो कि ब्यूटीफुल लड़कियों को किस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारे जैसा किसी इंसान को देखा है, मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, याद रखना कि मैं अपना बदला लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गुस्से में उस जगह से जाने लगती है। लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो उस लड़की को रोकते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनने के बाद वो लड़की गुस्से में बोलती है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनने के बाद वो चैन एक घास की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे लिए उस घास को लेकर आओ। जो सुनकर वो लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है और वो चैन से बोलती है कि आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, आखिर तुम उससे चाहते क्या हो। जो सुनने के बाद वो चैन उसे बोलता है कि मेरे लिए सारी की सारी घास जो है माउंटेन के अंदर उसे तुम मेरे लिए इकट्ठा करो। जो सुनते के साथ ही तो उस लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझसे कहते कि तुम्हें मेरे साथ में सोना है तो मुझे इस चीज़ का मतलब समझ में भी आता, लेकिन जरा देखो तो तुम मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को यहाँ पर क्या काम करने के लिए बोल रहे हो। मुझे तुम एक बात जो है वो सच सच बताओ, कहीं तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया ना। जो सुनने के बाद लुओ चैन उससे बोलता है कि मैंने कहा कि इस ग्रास को इकट्ठा करो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हूँ और मेरे पास में इतना टाइम नहीं कि मैं यहाँ पर खड़े होकर बकवास करूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की उड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि इसका मतलब तुम पूरी तरह से पागल हो, तो मैं अपने टाइम को तुम्हारे साथ में बर्बाद नहीं करने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलकर वो लड़की जा ही रही होती है, लेकिन तभी लुओ चैन अगले ही पल एकदम से उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की भी शौक होती है और अपने मन में सोचती है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है। और इतना सोचते ही वो लड़की जो होती है वो दूसरी तरफ भागने लगती है और भागते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक पाओगे। और इतना बोलकर वो लड़की दूसरी तरफ भाग ही रही होती है, लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है। जो देखने के बाद उस लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है कि तुम्हें थोड़ा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की वो चैन के ऊपर अटैक को कर देती है।
लेकिन उसके अटैक से लगने से पहले ही जो वो चैन होता है वो उस लड़की की तरफ अपने एक एनर्जी अटैक को करता है, जो कि सीधे जाकर जो वो लड़की होती है उससे टकरा जाता है। और उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि वो लड़की एकदम से ज़मीन पर आकर गिरती है। और जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि बताओ तुमने क्या सोचा है, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर ग्रास को इकट्ठा करोगी या फिर मेरे हाथों से इसी तरह से पिटती रहोगी। और लो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बेचारी वहाँ पर उस ग्रास को इकट्ठा करने लगती है। और ग्रास को इकट्ठा कर कर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं अपनी मिस्टेक को मानती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं खोया है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकती। जो सुनने के बाद अब वो लड़की रोमांटिक सा फेस बनाते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे साथ में सोते क्यों नहीं हो, क्योंकि इस घास को इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। जो सुनकर लुआ चैन बोलता है कि इससे पहले कि रात हो जाए जल्दी से अपने काम को फिनिश करो। और अब लुआ चैन के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि पक्का इस इंसान के दिमाग में कोई ना कोई खराबी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस जंगली घास का क्या करोगे। इस तरह से इस घास को इकट्ठा कर कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ में सोना चाहते हो तो सो सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस लड़की को दोबारा से रैपट मार कर दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो ग्रास है उसे इकट्ठा करो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो दोबारा से उन ग्रास को इकट्ठा करने लगती है। और उस ग्रास को इकट्ठा करते हुए बोलती है कि ये इंसान जो है वो पूरी तरह से पागल है, आखिर इसके जैसा इंसान इस वर्ल्ड के अंदर कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसने काफ़ी सारी ग्रास को इकट्ठा कर दिया होता है। जिसके बाद अब वो चैन से बोलती है कि इस माउंटेन के ऊपर ये जितनी भी ग्रास मौजूद थी मैंने इन सारी की सारी को इकट्ठा कर दिया है, तो क्या अब तुम इनसे यहाँ पर सेटिस्फाई हो। जो सुनकर जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तो इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो चैन से बोलती है कि क्या सच में बस तुम मुझसे यहाँ पर ये ग्रास ही जो थी वो इकट्ठा करवाना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की वो चैन के पीछे आते हुए बोलती है कि सच बताओ, अब मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो चुकी हूँ कि आखिर ये ग्रास क्या है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इससे तुम्हें यहाँ पर कोई भी मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर मेरे लिए जो ये ग्रास है इसे इकट्ठा किया है तो इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम जिस रास्ते पे चल रही हो वो रास्ता जो है वो पूरी तरह से गलत है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या मेरा रास्ता गलत है, इसका मतलब ये इंसान जो है वो इस तरह का है जिसे कि मैं हैंडल नहीं कर सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इस फॉरेस्ट से बाहर ही निकलने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक फ्लाइंग कैरेज जो होती है वो आने लगती है, जिसके अंदर की एक लड़की बैठी हुई होती है जिसका नाम की बाई मिंग होता है। और अब वो अपने साथी से बोलती है कि कैरेज को रोक लो। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम उसके के साथ में बैठे हुए उसके भाई को देखते हैं जिसका नाम की बाई यान होता है। और अब जो बाई यान होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि सिस्टर क्या हुआ, क्या आप यहाँ पर उस पर्सन की मदद करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो बाई यान से बोलती है कि हमारे फैमिली एंड सिस्टर्स जो थे उन्होंने हमारी फैमिली को यही सिखाया है कि जिस इंसान को मदद की ज़रूरत है हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए। जो सुनकर भाईजान जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलते हैं कि एंसिस्टर जोन जो थे वो एंसिस्टर जोन थे, लेकिन इस टाइम पर हमारी भाई फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टियों से गुजर रही है, हम लोग दूसरों को सपोर्ट नहीं कर सकते। सच में सिस्टर आपको देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप दूसरा बुद्धिस्टवा का रूप हो, लेकिन अगर आप इसी तरह से लोगों की मदद करती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे हमारे ही लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैरेज को चलाने वाला बंदा होता है वो कैरेज को लेकर लुओ चैन के पास में आ जाता है। और लुओ चैन से बोलता है कि यंग मैन मैडम ने कहा है कि ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पर एक डीमन गर्ल घूमती रहती है जो कि यंग लोगों के साथ में फ्लर्ट करती है, तो इसीलिए क्या तुम हमारे साथ में चलना चाहोगे। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी उस बंदे को शुक्रिया अदा बोल देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो बाई मिंग और बाई उन यान के पास में आकर बैठ जाता है। और उसके बाद में उन दोनों के पास में बैठते हुए उनसे बोलता है कि इसका मतलब तुम लोग बाई फैमिली से हो। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी सिस्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बताने के लिए तुम यहाँ पर इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन बाई मिंग से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि मैंने कहा कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। जो सुनते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो घबराते हुए अपने हाथ को आगे की तरफ करने लगती है, लेकिन तभी जो लुओ चैन होता है वो बाई मिंग के हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर बाई मिंग ब्लश करते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसके हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये बाई फैमिली की ही लड़की है। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही जो भाई यान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वो चैन से बोलता है कि बच्चे क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो, चुपचाप मेरी सिस्टर के हाथ को छोड़ो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बाई मिंग के हाथ को छोड़ देता है। और उसके हाथ को छोड़ देने के बाद जो वो चैन होता है वो दोबारा से उसे क्वेश्चन रिपीट करते हुए बोलता है कि तुम लोग बाई फैमिली से ही हो ना। जो सुनते के साथ ही भाई आन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वो चैन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पहले से ही पता लग गया होगा कि हम लोग जो है वो भाई फैमिली से है, और इस चीज़ का एडवांटेज उठाकर तुम मेरी सिस्टर के साथ में यहाँ पर फ्लर्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह की चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि लो चैन उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जो बाई मिंग होती है उसे बोलता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारा हाथ जो है वो देखा है, और मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि तुम होली हैंड बुद्धिस्तवा का अपेयरेंस हो। जो सुनते के साथ ही भाई आन जो होता है वो एकदम से बाई मिंग के सामने आ जाता है और वो चैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, होली हैंड बुद्धिस्ट हुआ देखा, मैंने कहा था ये इंसान जो है वो एक नंबर का झूठा है। मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मेरी सिस्टर को पटाने के लिए तुम इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हो तो ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि तुम्हारी ही तरह पता नहीं कितने लोग जो है वो इस तरह की हरकतों को कर कर थक चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि भाई फैमिली जो है वो अपनी हिस्ट्री के बारे में पूरी तरह से बोल चुकी है, जो कि तुम लोग होली हैंड बुद्धिस्तवा के बारे में भी नहीं जानते हो। लेकिन क्या तुम लोग जानते भी होगी आखिर तुम्हारी भाई फैमिली का एंसेस्टर कौन था। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो उसे बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था, तुम मेरी भाई फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें ये मालूम ही नहीं है कि जो होली एंड बुद्धिस्ट है वो आखिर क्या होता है, यहाँ तक कि तुम्हें हमारे एंसेस्टर जो थे उनके बारे में भी कुछ नहीं पता। हमारी भाई फैमिली के जो एंसेस्टर थे वो अपनी जनरेशन के इमोर्टल एम्प्रर थे, जिन्हें की वाइट एम्प्रर के नाम से भी जाना जाया करता था। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, ये बात सच है कि जो वाइट एम्प्रर था उसका बहुत ही डीप रिलेशन था तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ में, लेकिन जो तुम्हारा एंसेस्टर है वो वाइट एम्प्रर नहीं बल्कि वाइट एप था। जो सुनते के साथ ही तो अब भाई यान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर पिटना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये चीज़ कहने की, हमारी फैमिली का एंसेस्टर जो था वो एक मंकी था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और भाई यान के इतना बोलते के साथ ही अब जो भाई मिंग होती है वो भी वो चैन से बोलती है कि तुम्हें इस तरह का मजाक जो है वो नहीं करना चाहिए, किसी के फैमिली के एंसेस्टर का इस तरह से मजाक बनाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि इस चीज़ से तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो आ जाए। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि जो वाइट एप और जो वाइट एम्प्रर था वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, वे बिल्कुल इस तरह से रहा करते थे जैसे कि वे दोनों भाई हो। और अगर बात की जाए वाइट एप की तो जो वाइट एप था उसका नेचर जो था वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था, उसकी सबसे स्पेशल स्किल थी किसी भी प्रकार की डिसीज को हील कर देना, इसीलिए उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, इसीलिए उसे होली एंड बुद्धिस्ट भी कहा जाता था। लेकिन जब गॉड ऑफ वार हुई थी तो उसके अंदर जो वाइट एप था वो मारा गया था, इसीलिए जो वाइट एम्प्रर था उसने उसे उसी जगह पर दफनाया था जहाँ पर कि वे दोनों पहली बार मिले थे। और तुम्हें ये चीज़ जो है वो बताने का केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि जो वाइट एप था वो एक हीरो था जिसने कि इस ह्यूमन रेस को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो डिसेंडेंट है उसके उन्हें उनके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही भाई यान और जो भाई मिंग होते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी भाई यान जो होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम सच में स्टोरी सुनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारी स्टोरी को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फील हो रहा है। और तुम्हारी इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर ऑलमोस्ट यकीन करने ही वाला था, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करने वाला क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के झूठे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो तियानजू सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद जो कैरिस का ड्राइवर होता है वो बोलता है कि मिस हम तियानजू सिटी में पहुँच गए। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी उन दोनों के साथ में सिटी के अंदर जाने लगता है, और सिटी के अंदर जाते हुए जो वो चैन होता है वो सिटी को देखते हुए बोलता है कि तियानजू सिटी यहाँ पर पता नहीं कितनी गॉड ऑफ वार की मेमोरी मौजूद है, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही घमासान बैटल जो थी वो हुई थी, और यहाँ तक कि जो वाइट एप था वो भी बैटल के दौरान इसी जगह पर मारा गया था। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही अब सिटी के अंदर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भाई मिंग और भाई यान को देखते हुए बातें करने लगते हैं, और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो ये दोनों जो है वो यंग लेडी और यंग मास्टर है भाई फैमिली के। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर मिस बाई मिंग की बात की जाए तो वो हमारे तियानजू सिटी की नंबर 1 ब्यूटी है, इनकी जैसी ब्यूटी जो है वो आज तक तियानजू सिटी के अंदर पैदा नहीं हुई।
और अगर बात की जाए इनके नेचर की तो इनका नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर एक इंसान की ये मदद करती है। पता नहीं अब तक ये कितने ज़्यादा लोगों की भी मदद कर चुकी होगी। और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मिस बाई मिंग है, इनकी अगर बात की जाए इंटेलिजेंस की तो इनकी इंटेलिजेंस जो है वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये डाओ के भी बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो मिस बाई मिंग है वो फेरी का रीइंकार्नेशन है। और केवल इतना ही नहीं, तियानजू सिटी के अंदर जो भी ग्रेट पावर मौजूद है उन सभी ने इन्हें शादी का प्रपोजल जो था वो भेजा था, लेकिन इन्होंने सभी के शादी के प्रपोजल को मना कर दिया और अभी तक इन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि अगर मिस बाई विंग का कंपेयर जो है उनके भाई बाईयान से किया जाए तो इन दोनों के अंदर बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तब से ही इसके अंदर कल्टीवेशन का कोई भी टैलेंट नहीं है। इसीलिए सभी लोगों को ये डर है कि जिस टाइम पर जो मिस बाई मिंग है उसकी शादी हो जाएगी तो जो बाई फैमिली है उसके पास में कोई भी सक्सेसर नहीं बचेगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई यान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो हमेशा मेरे बारे में ही बातें क्यों करते रहते हो, क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो। जो सुनकर वे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी जो रेनियो होता है वो वहाँ पर एक शॉप का जो ओनर होता है उसके पास में जाने लगता है। जो उसे देखने के बाद वो शॉप का ओनर जो होता है वो उसे बोलता है कि बच्चे बताइए तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामान जो है वो रखे हुए हैं। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लुओ चैन, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपना पैसा जो है वो यहाँ पर इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत सारे तुम्हारे जैसे ही झूठे इंसान भरे हुए हैं। लेकिन जो लुओ चैन होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो वो शॉप का ओनर होता है उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारा सारा का सारा सामान जो है वो चाहिए, इसीलिए पैक कर दो। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी जो शॉप का ओनर होता है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलता है कि बच्चे तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना। जो सुनने के बाद लुओ चैन बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, जल्दी सारे सामान को पैक करो। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि यंग मैन, मानना पड़ेगा कि तुम्हारी आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए तुमने अच्छे सामान को पहचान लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर सारा का सारा सामान तुम्हें बहुत ही कम प्राइस पर बेचूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो सारे सामान को एक कपड़े में बांध कर जो लुओ चैन होता है उसे देते हुए बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, ये सारा का सारा सामान अब आपका हुआ। जो सुनने के बाद लुओ चैन भी उस सामान को लेकर वहाँ से चलने लगता है। जिसे देखने के बाद भाई यान जो होता है वो चैन से बोलता है कि तुम झूठे इंसान कहीं क्या, कि तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें कहा था कि ये सारा का सारा सामान यहाँ पर नकली है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उस झूठे इंसान ने तुम्हें सारा फेक सामान बेच दिया। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सामान जो है वो नकली है। जो सुनने के बाद भाई यान भी बोलता है कि तो फिर तुमने ये क्यों खरीदा, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो सारे के सारे सामान को फेंक देता है और सामान को फेंकते हुए बोलता है कि मुझे बस ये कपड़ा जो था वो चाहिए था। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ये कपड़ा चाहिए था, अब तो पक्का कंफर्म हो गया तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो सिटी गेट की तरफ देखने लगता है। सिटी गेट की तरफ देखते हुए बोलता है कि तियानजू सिटी, पता नहीं तुम इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाए होगे या नहीं कर पाए होगे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और लुओ चैन को उस गेट की तरफ ऐसे देखता हुआ देखने के बाद भाई यान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुम जो तियानजू सिटी के गेट का सिंबल है उसे इस प्रकार क्यों देख रहे हो। लगता है कि तुम झूठे इंसान को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। हमारी फैमिली के जो एंसेस्टर थे उन्होंने इस गेट को बनाया था इसलिए क्योंकि वो एक इमोर्टल पर्सन का यहाँ पर वेलकम जो था वो करना चाहते थे, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन सिटी के अंदर जाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पर्सन मैं ही हूँ। जो सुनते के साथ ही भाई यान हंसते हुए बोलता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे जैसा झूठा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे झूठ को यहाँ पर साबित करने का मेरे पास में एक तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पर वो इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो 12 की 12 एंशिएंट बैल है वो चारों तरफ से बजना स्टार्ट कर देगी। तो इसीलिए अगर तुम वही इम्पोर्टेंट पर्सन हो और अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो मुझे जो ये बैल है उन्हें यहाँ पर रिंग करा कर दिखाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने बड़े सच्चे या फिर झूठे हो। जो सुनते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो भी उन बैल की तरफ देखने लगता है, जिस कारण एकदम से वहाँ पर हलचल जो होती है वो होना शुरू हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितनी भी वे बैल होती है वो एकदम से बजना शुरू कर देती है, जिसे देखते के साथ ही जो बेचारा भाई यान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और भाई यान के इतना बोलते के साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। जो एंशिएंट गेट की रिंग है वो अपने आप ही क्यों बजने लगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो भाई यान होता है वो भी भागते हुए लुओ चैन के पास में आने लगता है और वो आते हुए बोलता है कि जैसे ही तुम गेट के अंदर आए तो जो ये रिंग थी अपने आप ही बजने लगी, तो क्या सच में इनके साथ में तुम्हारा कोई कनेक्शन है? जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि असल में जो ये गेट था इसे यहाँ पर मेरे लिए ही बनाया गया था, तो चूंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो इसीलिए जो ये एंशिएंट बेल है ये अपने आप ही बज रही है। जो सुनते के साथ ही भाई आनो से बोलता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो हुई है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी बात के ऊपर मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बात की जाए इस गेट की तो ये गेट जो था वो यहाँ पर 10,000 साल पहले बनाया गया था उस पर इंसान के लिए, ताकि वो यहाँ पर आए और उसका वेलकम किया जाए। तो क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी एज कितनी साल हो चुकी है? क्योंकि अगर तुम्हारी एज को देखा जाए तो तुम यहाँ पर मेरी ही उम्र के लगते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए बेफालतू के इलॉजिकल वर्ड जो है उन्हें बोलना बंद करो। और अब भाई यान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।